हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग कर रहे हैं इनकम टैक्स का चैप्टर कैपिटल गेन। और लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था चार्जिंग सेक्शन ऑफ कैपिटल गेन एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट, सेक्शन 2 क्लॉज 14। आज हम करेंगे काइंड्स ऑफ कैपिटल एसेट कि कैपिटल एसेट्स कितने टाइप्स की होती है, जो है सेक्शन 2 क्लॉज 42A। अब देखिए, हमारे पास जो कैपिटल एसेट्स होती है वो दो टाइप्स की होती है, या तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होती है या फिर हमारे पास वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होती है। तो कैपिटल एसेट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। अब देखिए, शॉर्ट टर्म को अगर आपको याद हो जाएगा तो लॉन्ग टर्म ऑब्वियसली अपने आप याद हो जाएगा। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कब होती है कि जब हम किसी कैपिटल एसेट को असेसी होल्ड करता है 36 मंथ्स तक इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ इट्स ट्रांसफर, यानी कि जिस दिन पे आपने अपनी एसेट को ट्रांसफर किया है उससे बिल्कुल पिछले वाला दिन तक जितना भी टाइम पीरियड होगा वो आपका 36 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखिए, ऐसा क्यों बोला कि इमिडिएटली एक दिन पहले वाला? तो मान लीजिए कि अगर आपने किसी एसेट को 21 जुलाई को आपने सेल किया, तो हम बात कर रहे हैं 20 जुलाई तक की, यानी कि 20 जुलाई तक आपका कितना टाइम इंक्लूड होगा। मान लेते कि आपने 1 जैन को किसी एसेट को खरीदा, 21 जुलाई को आपने उसको ट्रांसफर कर दिया, तो 1 जैन से लेके हम 20 जुलाई तक का टाइम पीरियड काउंट करेंगे कि आपके कितने दिन बनते हैं। अब क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि मैम हमने 21 जुलाई तक क्यों नहीं काउंट किया। आप एक बात बताओ, जब आपने 21 जुलाई को आपने किसी एसेट को ट्रांसफर किया होगा तो जो उसका बायर होगा, अगर आपने रात को 10 बजे भी एसेट को सेल किया है तो रात को 10 बजे से ही उसका बायर कहना क्या स्टार्ट हो जाएगा कि यार 21 तारीख से वो एसेट मेरी हो गई। क्या आप उस पर टाइम भी मेंशन करोगे कि रात के 10 बजे मैंने एसेट को ट्रांसफर किया है तो 10 बजे तक वो एसेट मेरी थी? नहीं। 21 जुलाई के अगर रात को भी 10 बजे आपने किसी एसेट को ट्रांसफर किया है तो ही वो 21 जुलाई से उस पर्सन की वो एसेट हो जाएगी, वो 21 जुलाई से आपकी वो एसेट नहीं रही। तो हमारी वो एसेट कौन सी डेट तक थी? 20 जुलाई तक ही हमारे पास वो एसेट हमारे पास थी। तो चाहे आप सुबह बेचो, दोपहर को सेल करो आप उसको, या रात को आप उसको ट्रांसफर करो, कोई मैटर नहीं करता। हमें 21 जुलाई से वो एसेट किसकी हो गई? उसके बायर की हो गई है। तो हमारा जो होल्डिंग पीरियड होगा वो कहाँ से कहाँ तक का होगा? फ्रॉम द डेट ऑफ बाइंग द कैपिटल एसेट टिल द डेट ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर। तो ट्रांसफर करने की डेट से बिल्कुल पहले वाला जो दिन होगा वहां तक हमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। अगर तो वो टाइम पीरियड 36 मंथ्स तक का है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। अगर हमारा ये टाइम पीरियड 36 मंथ्स को क्रॉस कर गया, यानी कि आपने 36 मंथ्स 1 डे भी हो गया, तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो जाएगी। अब देखिए, यहाँ पे हमारी कुछ एक्सेप्शन है। कुछ एसेट्स के केस में जो हमारा टाइम पीरियड होता है वो हमें 12 मंथ्स तक देखना होता है, यानी कि सारी एसेट्स के लिए आप 36 मंथ्स नहीं देखोगे, कुछ एसेट के लिए हम 12 महीने देखेंगे। अगर तो आपने 12 महीनों तक होल्ड किया, यानी कि 1 डे से लेके 12 मंथ्स तक अगर मैंने किसी एसेट को होल्ड किया तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट हो जाएगी। अगर मैंने उसे 12 मंथ से थोड़ा सा भी ऊपर हो गया, यानी कि 1 डे भी अगर ऊपर हो गया, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो जाएगी। तो कौन कौन सी ऐसी एसेट्स है? तो सबसे पहला है सिक्योरिटीज लिस्टेड इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। तो डेफिनेटली ऑब्वियस सी बात है कि यानी कि आप इसे ये कह सकते हो कि जो भी सिक्योरिटीज लिस्टेड सिक्योरिटी है जो कि इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज में आपने उसको लिस्ट करा रखा है, तो उस केस में हम 12 मंथ्स का पीरियड देखेंगे और 36 मंथ्स का नहीं देखेंगे। सेकेंड है यूनिट्स ऑफ यूटीआई। यूटीआई मतलब यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। अगर आपने यूटीआई के किसी भी यूनिट्स को बाय किया हुआ है तो आप उसको, चाहे वो लिस्टेड हो या ना हो, तो भी उसका टाइम पीरियड हम क्या देखेंगे? अप टू 12 मंथ्स हम देखेंगे। यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड तो है, आपने किसी म्यूचुअल फंड कंपनीज के आपने यूनिट्स परचेज किया है और वो यूनिट कौन सी है? इक्विटी ओरिएंटेड होनी चाहिए। तो इक्विटी ओरिएंटेड कब होता है? जब उसका जो आपका पैसा है उस म्यूचुअल फंड स्कीम में जो है आपका 65% पैसा जो है वो इक्विटी शेयर्स में लगाया गया है, मिनिमम 65%। तो अगर आपका मिनिमम 65% पैसा जो है वो इक्विटी शेयर्स में लगाया गया है तो वो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स होते हैं। अगर मान लो कि उसने आपका पैसा जो है 40% इक्विटी शेयर्स में लगाया है तो ये इक्विटी ओरिएंटेड नहीं कहलाएगा। तो कम से कम 65% जितना भी आपने पैसा लगाया है उसका 65% अगर इक्विटी शेयर्स में लगाया गया है तो वो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड होता है। तो अगर आपने किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी से यूनिट्स बाय किए हैं और वो कौन से यूनिट्स है? इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, चाहे वो लिस्टेड हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो हमारा टाइम पीरियड कौन सा देखना है? अप टू 12 मंथ्स वाला। उसके बाद है जीरो कूपन बॉन्ड्स। जीरो कूपन बॉन्ड्स क्या होता है? जीरो कूपन,
कूपन का मतलब होता है इंटरेस्ट, यानी कि ऐसे बॉन्ड्स जिनके ऊपर हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। अब ऐसा क्यों होता है कि हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता? अगर मुझे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा तो मैं क्यों इन्वेस्ट करूंगी? अब देखिए, इन्हें हम जो है वो डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स भी बोलते हैं। इनमें क्या होता है कि हमें कुछ पैसा जो होता है वो बिगनिंग में देना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक बॉन्ड है, मुझे किसी कंपनी ने बोला कि आप मुझसे बॉन्ड खरीद लीजिए 0 कूपन बॉन्ड्स 100 रुपीज़ का। मैंने कहा ठीक है सर, आप मुझे कितना इंटरेस्ट दोगे? उसने कहा मैम इंटरेस्ट तो मैं कुछ भी नहीं दे पाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, मैच्योरिटी पे क्या मिलेगा? उसने बोला कि मैं आपको इंटरेस्ट के बदले आपका जो रिडम्पशन अमाउंट है वो बहुत ह्यूज अमाउंट दूंगा। तो जब आपके जो बॉन्ड्स का मैच्योरिटी होगा, यानी कि 5 साल बाद, 10 साल बाद, जो भी हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग, आज आप अगर मुझे 100 रुपये का मेरा बॉन्ड खरीदते हो तो रिडम्पशन पे मैं आपको 5,000 रुपये दूंगा। तो इसे हम बोलते हैं 0 कूपन बॉन्ड्स, की मुझे इंटरवेनिंग पीरियड के लिए कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, मुझे सिर्फ मैच्योरिटी पर रिडम्पशन पे एक ह्यूज अमाउंट मिलने वाला है जो कि मेरे इंटरेस्ट को कॉम्पेंसेट कर देगा। तो मुझे बीच में कुछ नहीं मिल रहा तो क्या हो गया, मुझे मैच्योरिटी पे एक अच्छा खासा अमाउंट मिल रहा है, तो इसे हम बोलते हैं 0 कूपन बॉन्ड। अब ऐसा क्यों होता है कि 0 कूपन बॉन्ड इशू करता है? तो मोस्टली जो होता है ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज या फिर गवर्नमेंट इशू करती है। क्यों इशू करती है? तो मान लीजिए कि गवर्नमेंट जो है वो एक रोड बनाना चाहती है, तो रोड बनाने के लिए ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट ने रोड बनाना स्टार्ट किया और कुछ महीनों में स्टार्ट बन के तैयार हो जाएगा। तो जब रोड बनाना था, गवर्नमेंट को फंड्स की जरूरत थी, तो गवर्नमेंट ने 0 कूपन बॉन्ड्स को इशू किया। तो लोग आए, लोग ने उन बॉन्ड्स को खरीदा। तो गवर्नमेंट ने कहा देखो रोड बन रहा है, रोड बनाने के लिए हमें पैसा तो चाहिए, लेकिन ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, आपको पता ही है। तो इसको बनने में अभी हमें 4-5 साल लग जाएंगे, और इसके बाद जब ये रोड बन के तैयार हो जाएगा तो हम इसके लिए रिकवरी कैसे करते हैं? हम लोगों से टोल लेते हैं। टोल टैक्स तो आपको पता ही होगा, हम कहीं भी किसी रोड पे जाते हैं जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड होता है तो वहाँ पे गवर्नमेंट हमसे टोल लेती है। तो जब गवर्नमेंट को धीरे धीरे उस अमाउंट की रिकवरी होगी, तो धीरे धीरे जब अमाउंट की रिकवरी होगी तो गवर्नमेंट हमारे बॉन्ड्स को रिडीम करना स्टार्ट कर देती है। तो इसीलिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज होती हैं या गवर्नमेंट्स होती हैं वो 0 कूपन बॉन्ड्स इशू करती है। इसके बाद होता है इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स इन अ कंपनी लिस्टेड। तो आप इसे अलग से कोई पॉइंट मत बनाइए, आपने ये वाला जो पॉइंट है ये ऊपर ही हमने कर लिया था कि जब हमारे लिस्टेड कोई भी प्रेफरेंस शेयर्स या फिर इक्विटी शेयर्स होते हैं, भाई सिक्योरिटीज़ में इक्विटी और प्रेफरेंस भी तो आता है। तो जो इक्विटी या प्रेफरेंस की बात हो रही है यहाँ पे, जो लिस्टेड अलग से उन्होंने बोला है, ऊपर भी तो हमने यही बोला था कि वो लिस्टेड होना चाहिए। तो आप इस पॉइंट को अलग से ना याद करके जो है ऊपर वाले में ही याद कर लीजिएगा कि अगर आपके इक्विटी शेयर्स लिस्टेड है, अगर आपके प्रेफरेंस शेयर लिस्टेड है, डिबेंचर्स लिस्टेड है, बॉन्ड्स लिस्टेड है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लिस्टेड है, डेरिवेटिव्स हैं जो लिस्टेड है, अगर आपके पास ऐसी सारी कोई भी सिक्योरिटी है तो उस केस में हम 12 महीने का टाइम पीरियड देखेंगे। यूटीआई की यूनिट्स है तो भी 12 महीने, म्यूचुअल फंड है लेकिन इक्विटी ओरिएंटेड है तो भी 12 महीने, 0 कूपन बॉन्ड्स है तो भी 12 महीने। तो इन चारों केसेस में हम 12 महीने का टाइम पीरियड देखेंगे। अगर तो आपने 12 मंथ्स तक होल्ड किया तो वो शॉर्ट टर्म, अगर 12 मंथ से ज़्यादा का टाइम पीरियड हो जाएगा तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा, सॉरी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो जाएगी। इसके बाद सेकंड पॉइंट है 24 मंथ्स। अब देखिए इन दो केसेस में हम 24 मंथ्स देखते हैं। तो ये कौन से दो केसेस हैं? सबसे पहला अनलिस्टेड इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर्स। अब देखिए अगर वो लिस्टेड होते तो लिस्टेड में तो 12 महीने देखना है, अगर आपके पास इक्विटी या प्रेफरेंस अनलिस्टेड है तो हमें कौन सा टाइम पीरियड देखना है? 24 मंथ्स का। और ये अमेंडमेंट गवर्नमेंट कब लेकर आई थी? 2016 वाले बजट में लेकर आई थी। इसीलिए उन्होंने बोला कि अगर 2016 के बाद आप कोई भी एक अनलिस्टेड इक्विटी या फिर प्रेफरेंस शेयर्स को ट्रांसफर करोगे तो हम 2 साल का टाइम पीरियड देखेंगे। तो 24 मंथ्स को देखना है। तो अगर आपने शेयर्स को जब भी खरीदा तब से लेके 24 मंथ्स तक होल्ड किया तो इट्स अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर आपने इसको 24 मंथ से ज़्यादा होल्ड किया तो आपके लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। इसके बाद है ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब देखिए लोग क्या करते थे, प्रॉपर्टीज़ को खरीदते थे और उनको बेचते थे। तो गवर्नमेंट ने बोला कि आपने अगर 24 महीने के अंदर अंदर यानी कि 24 मंथ्स के अंदर अंदर किसी भी बिल्डिंग को या फिर लैंड को या दोनों को, तो ध्यान रखना है यहाँ पे बिल्डिंग अलग से भी हो सकती है, लैंड अलग से भी हो सकती है, या फिर लैंड के ऊपर बिल्डिंग बना हुआ है, दोनों कंबाइंड है तो भी कुछ भी हो सकता है। अगर आपने लैंड बिल्डिंग या दोनों को किसी को भी ट्रांसफ़र किया प्रीवियस ईयर में और आपका 24 मंथ से ज़्यादा का टाइम पीरियड हो गया तो वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। अगर वो 24 मंथ्स तक है तो ये शॉर्ट टर्म हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे गिवन है यूनिट्स ऑफ डेट ओरिएंटेड फंड। अब देखिए डेट ओरिएंटेड फंड के लिए हमारे पास कोई प्रोविजन हमने ऊपर नहीं पढ़ा था, तो अगर डेट ओरिएंटेड फंड है तो हमें 36 मंथ्स ही देखना है, ये तो हमें पता ही है।
तो डेट ओरिएंटेड फंड्स है, म्यूचुअल फंड्स है, तो वो 36 मंथ्स ही देखना है। तो आपने मेन क्या लर्न करना है कि नॉर्मल कंडीशन हमारी क्या है कि 36 मंथ्स देखना है, अप टू 36 मंथ्स शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, मोर देन 36 मंथ्स लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। इन 4 केसेस में 12 महीने तक होना चाहिए, 12 महीने से ज़्यादा हो गया तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। इन 2 केसेस में 24 मंथ्स देखना है, 24 मंथ्स तक हुआ तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, और 24 मंथ से ज़्यादा हो गया तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। बाकी जो भी होगा अगर वो शॉर्ट टर्म नहीं है तो वो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म होने वाला है। तो यानी कि लॉन्ग टर्म को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर नॉट शॉर्ट टर्म, यानी कि एसेट्स कौन सी होगी जो शॉर्ट टर्म नहीं है। तो अगर वो शॉर्ट टर्म नहीं है तो वो क्या होगी, लॉन्ग टर्म ही होगी डेफिनेटली। अब देखिए इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे क्विज रखा है छोटा सा, कि देखते हैं कि हमें समझ में आया कि नहीं आया। सबसे पहला है इक्विटी शेयर्स लिस्टेड। अगर हमने किसी इक्विटी शेयर्स में ही रखा है, हमारे पास कोई इक्विटी शेयर्स है, अगर वो लिस्टेड है तो हमें कौन सा टाइम पीरियड देखना है। तो लिस्टेड के केस में कितना होता है, ये सबसे बनवाने के लिए आता है, तो हमें इसमें कितना टाइम पीरियड देखना है, 12 मंथ्स। तो 12 मंथ्स तक होगा तो शॉर्ट टर्म, 12 मंथ से ज़्यादा हो जाएगा तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। अगर इक्विटी शेयर्स अनलिस्टेड है तो कौन सा होगा, ये कंडीशन नंबर 2 वाले में आते थे और ये कंडीशन नंबर 1 वाले में आते थे। तो 2 वाले में आ रहे हैं, अनलिस्टेड है, तो अनलिस्टेड के लिए कौन सा क्राइटेरिया है, 24 मंथ्स। तो 24 मंथ्स तक शॉर्ट टर्म, 24 मंथ से ज़्यादा लॉन्ग टर्म। डिबेंचर्स की बात हो रही है लिस्टेड, तो ये 12 मंथ्स वाले में आते थे। याद है ना आपको कि जब भी अगर हमारी कोई भी सिक्योरिटी जो है वो लिस्टेड है किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, तो डिबेंचर्स भी हमारे सिक्योरिटीज होते हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा, 12 मंथ्स वाला क्राइटेरिया हमें देखना है। डिबेंचर्स है अनलिस्टेड। अब देखिए अनलिस्टेड की तो कहीं भी बात ही नहीं हुई, सेकंड वाले पॉइंट में भी बात नहीं हुई अनलिस्टेड की, तो यानी कि इस केस में हम क्या देखेंगे, 36 मंथ्स, क्योंकि हमने अनलिस्टेड के बारे में कोई भी बात नहीं की। तो कोई भी बात नहीं की तो इस पर कौन सा लगेगा क्राइटेरिया, नॉर्मल क्राइटेरिया लगेगा 36 मंथ्स का। फिर है लैंड वाला। लैंड के लिए हमने बोला था कि अगर आप लैंड को सेल करते हैं तो हमें कौन सा टाइम पीरियड देखना है, ये हमारा सेकंड वाले पॉइंट में था कि लैंड हो, बिल्डिंग हो या दोनों हो, तो उस केस में हम 24 मंथ्स को देखते हैं, तो यहाँ पे 24 मंथ्स को देखेंगे। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड हमने फर्स्ट वाली कंडीशन में देखा था कि इक्विटी ओरिएंटेड कौन से होते हैं, जिसमें हमें 65% या उससे ज़्यादा का पैसा हमारा इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टेड होता है। तो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में लगाया है, चाहे ये लिस्टेड हो या फिर ना लिस्टेड हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बस इक्विटी ओरिएंटेड दिखे तो 12 मंथ्स आपने देखना है। इसके बाद है डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। डेट ओरिएंटेड की हमने कहीं भी बात नहीं की, हमने सिर्फ इक्विटी की बात की थी, तो इक्विटी के केस में 12 महीने की बात की थी। डेट की हमने कहीं भी बात नहीं की, तो इसलिए इसके ऊपर नॉर्मल क्राइटेरिया लगेगा 36 मंथ्स का। इसके बाद है यूनिट्स ऑफ यूटीआई। तो यूनिट्स ऑफ यूटीआई कहाँ पे बोला था, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अगर आपने किसी भी यूनिट में इन्वेस्ट किया है, चाहे वो इक्विटी ओरिएंटेड हो चाहे वो डेट ओरिएंटेड हो, कोई भी तरीके के आपके यूनिट्स हैं, यानी कि म्यूचुअल फंड्स में आपने इन्वेस्ट किया है, यूटीआई के म्यूचुअल फंड्स होने चाहिए, तो उस केस में हम 12 मंथ्स की बात करेंगे। तो ये था क्राइटेरिया कि अगर आपके पास ये सिक्योरिटीज़ है तो उस केस में हमें कौन कौन से मंथ्स को देखना है फॉर टू क्लासीफाई एज अ शॉर्ट टर्म और टू क्लासीफाई एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट।